अब सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना क्या करने वाली। इजरायली कमांडर्स बैठक कर रहे हैं, उनके लिए क्या जंग रुक गई है या उनके पास कोई और बड़ा प्लान है? क्योंकि पहले गाजा, फिर लेबनान, फिर ईरान और फिर अभी भी लेबनान में अटैक जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध विराम कैसा हुआ है, इसमें शर्तें क्या हैं और क्या वो शर्तें मानी जा सकती हैं? क्या शर्तें हैं दोनों तरफ से? ईरान का प्रस्ताव, जो पहली शर्त है, ईरान के खिलाफ कोई नया आक्रमण नहीं होगा। असलियत क्या है? सीजफायर के बीच भी ईरान पर हमले हुए हैं। दूसरी शर्त है हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा। इसकी असलियत यह है कि अमेरिका यहां टैक्स देने पर तैयार नहीं होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि हॉर्मूज से शिप गुजरे तो कोई उस पर टोल दे। तीसरी शर्त है सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए जो अमेरिका ने लगाए। असलियत यह है कि सीजफायर के बाद ट्रंप ने कहा परमाणु संवर्धन की अनुमति नहीं, यानी जो परमाणु को शुद्ध ईरान कर रहा था, इनरिच कर रहा था, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन यह शर्त का हिस्सा है। चौथी शर्त, जब्त $100 बिलियन वापस मिले ईरान को, जो बैंकों में फ्रीज थे उनके। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर इस पर बात करने की बात कर रहा है। पांचवी शर्त है सभी दूसरी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए जो सैंक्शंस ईरान पर अमेरिका और दूसरे देशों ने लगाए। इसकी असलियत यह है कि टैरिफ और सैंक्शन राहत पर बातचीत करेगा अमेरिका। छठी शर्त है मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना वापस हो। सैन्य अड्डों पर जो ट्रंप की सेना मौजूद है, इस पर असलियत यह है कि अमेरिका शायद ही इसके लिए तैयार होगा क्योंकि उसके वहां सैन्य अड्डे हैं। सातवीं शर्त है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति हो, यानी लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है वो भी समाप्त हो। असलियत यह है कि इजराइल के लेबनान में हमले अभी भी जारी। आठवीं शर्त है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को समाप्त किया जाए। इस पर असलियत यह है कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगेगा। नवा प्रस्ताव यह है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना है, यानी अमेरिका ने ऐसा भरोसा नहीं दिया अब तक इस शर्त पर। और आखिरी और 10वीं शर्त है ईरान को हर जाने का भुगतान हो, जो भी जंग में नुकसान हुआ है वो पैसा ईरान को दिया जाए। इसकी असलियत यह है, ट्रंप कह रहे हैं जंग से हमें खुद भारी नुकसान हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति, दोनों को सुनिए। हमारे पास मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की शक्ति है। ईरान ने दया का रास्ता चुना। ट्रंप ने उन लक्ष्यों को बख्श दिया क्योंकि ईरान ने भारी दबाव में आकर सीजफायर स्वीकार किया। नए ईरानी शासन ने समझ लिया था कि समझौता उस भाग्य से कहीं बेहतर था जो उनका इंतजार कर रहा था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान इस सीजफायर का पालन करे, साथ ही बातचीत की मेज पर आकर समझौता करे। हम डटे रहेंगे, तैयार रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हमारे सैनिक रक्षा के लिए तैयार हैं, आक्रमण के लिए तैयार हैं और किसी भी क्षण फिर आरंभ करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जाए, लेकिन अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। उन्होंने हमें ईरान को भरोसे में लेकर बातचीत करने को कहा था। मुझे लगता है कि ईरान ने सही फैसला लिया है। तो सवाल यह है, शर्तें तो लंबी चौड़ी हैं, लेकिन क्या उन शर्तों को माना जा सकता है? क्या अमेरिका मानने को तैयार है? और शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो सीजफायर कैसा? क्योंकि ईरान की रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया, सीजफायर के बाद अटैक हुआ है। आप देख रहे हैं, सिर्फ ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक नहीं हुआ। ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो हमला यूएई पर हो गया सीजफायर के बाद, हमला कुवैत पर हो गया सीजफायर के बाद। तो फिर कैसी जंग रुकी है? सबसे पहले देखिए, सीजफायर के बाद ईरान के लवाना द्वीप पर हमलों से जोरदार धमाका हुआ। लवाना में एक तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। सीजफायर ऐलान के कुछ घंटों बाद यह हमला हुआ। एक साथ कई हमलों से रिफाइनरी में आग लग गई है। फारस की खाड़ी में यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। सीजफायर ऐलान के बाद हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं। अपने ऑयल सेंटर पर हमले से ईरान भड़क सकता है। आईआरजीसी ने साफ कहा है, हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हम दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए,
कुवैत पर अटैक हो गया, सीज फायर के बाद ड्रोन अटैक हो गया कुवैत पर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले की पुष्टि की और कहा हमने ईरान के 28 ड्रोन नाकाम कर दिए। ईरान ने ऑयल सेंटर और पावर प्लांट को निशाना बनाया। पानी के कई डिसैलिनेशन प्लांट पर भी उसने हमला किया। ईरान ने हमले से कई जगह बड़ा नुकसान का दावा किया है। यूएई पर अटैक हो गया। युद्ध विराम के बाद यूएई में भी ईरानी हमलों से कोहराम मचा है। अबू धाबी के गैस प्लांट पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। यूएई ने कहा है एयर डिफेंस से हमने ये सारे हमले नाकाम कर दिए, लेकिन प्लांट में एक मिसाइल गिरने से आग लगने की भी खबर है। ईरानी हमले से एक भारतीय समेत 3 के घायल होने की भी खबर है और फिलहाल प्लांट का कामकाज रोकना पड़ गया है। दूसरी तरफ बहरीन पर भी हमले हो गए, इसीलिए सीज फायर पर सवाल उठ रहा है। बहरीन में मिसाइल हमले के अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई। राजधानी मनामा सहित कई इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान के हमले से बहरीन में एक घर में आग लग गई। ईरान के ताजा हमले से लोगों के घायल होने की भी खबर है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर अटैक हो गया। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हॉर्मूज का एक विकल्प है। ईरान ने सऊदी पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। सऊदी ने 5 मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया है। तो सवाल यह है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा। हुआ 14 दिन है और चला 4 घंटे भी नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्क्यूरियल आदमी है। अपना इरादा बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। जब एक तरफ से कह रहे थे कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा एक्सेट्रा, दूसरी तरफ फिर उसने एकदम से समझौता कर लिया, एक ऑफर कर दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। तो ये उन्होंने कुछ किया है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ईरान में तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप को कोई शाबाशी नहीं मिली है कहने के लिए, क्योंकि जहां वो कहता रहा हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, वो नहीं कर पाया। अगर ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है, और ये मुझे पता नहीं कि ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट के 2 घंटे के बाद फिर मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई थी। आज सुबह भी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स ने, इजराइल वालों ने बताया कि एक और मिसाइल आ गई थी वहां से। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सीरियस है, कौन किस पे भरोसा करता है, ये बहुत जरूरी बात है। तो अब सवाल यह है कि कितने दिन की शांति है, और खबर यह है कि ईरान से शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के साथ होनी है ये शांति वार्ता। न्यूयॉर्क पोस्ट से बोले राष्ट्रपति ट्रंप, सुरक्षा कारणों से नहीं जा सकते जेडी वेंस। तो अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते के लिए कागजों में ही सही जंग रुकी है, उसके बाद तेहरान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। कितने दिन जंग रुकी है ये भी कोई नहीं जानता। ये तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जंग के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर, तबाही का आलम नजर आ रहा है। और सीज फायर के बाद देखिए जरा, रक्षा मंत्री ने बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और मिडिल ईस्ट पर ही यह बैठक हुई है। खबर यह भी है कि विदेश मंत्री भी यूएई जाने वाले हैं। 9 अप्रैल से यूएई के दौरे पर है। भारत के लिए इस जंग के बाद बहुत से सबक भी हैं कि भारत को अब क्या कुछ तैयारी करनी है, आगे कभी ऐसा हो भविष्य में, इसलिए उससे पहले क्या तैयारी करनी। और इस बीच जो भी भारतीय ईरान में है उनसे कहा गया है फौरन ईरान छोड़ दें। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। कहा है जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाएं, बिना इजाजत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने की कोशिश ना करें, भारतीय दूतावास से संपर्क और तालमेल कर आगे बढ़ें। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह एडवाइजरी जारी की। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। सीज फायर ऐलान से पहले भारतीयों से अपील की थी, कहा था ईरान में 48 घंटों तक जो भारतीय जहां है वहीं रहे, ईरान के मिलिट्री सेंटर और पावर प्लांट से दूर रहें, बहुमंजिला इमारतों में हो तो ऊपर के फ्लोर से दूरी बनाएं, और अब तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या भारत को लगता है कि हालात कहीं फिर ना बिगड़ जाएं, इसलिए उससे पहले जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त 9000 भारतीय ईरान में थे। इनमें से ज्यादातर छात्र
वहां काम करने या पढ़ने के लिए गए थे। अब तक करीब 1800 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है और भारत बाकी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। We have issued a statement. हम इस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी तकलीफ और नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल एनर्जी और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होगी। मिडिल ईस्ट और ईरान में भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम वहां बनाया है, जहां मिशन हेल्पलाइन, सलाह और वीजा पारगमन और रसद संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं। खुले हवाई क्षेत्रों से उड़ान जारी है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 7.88 लाख यात्री भारत आ चुके हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों से निकासी पड़ोसी देशों के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। ईरान में जहां लगभग 7500 भारतीय फंसे हैं, एक नई सलाह जारी कर जल्द से जल्द निकलने का आग्रह किया है और 1864 नागरिकों को पहले ही अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा चुका है। We hope that this development in West Asia will also encourage. अब सवाल यह है, सीजफायर की शर्तें तो आ गई, लेकिन क्या अमेरिका सीजफायर की शर्तों को मानेगा? उसमें एक शर्त यह भी है कि जितने सैनिक, जितने जवान अमेरिका के मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हैं, यूएई में, कुवैत में, कतर में, जहां भी उनके बेसिस पर मौजूद हैं, उन सैन्य ठिकानों को अमेरिका को खाली करना होगा। अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटानी होगी। देखिए जरा अमेरिका की सेना कहां कहां मौजूद है। देखिए कतर में अमेरिका के 10,000 जवान हैं, यहां से हटाएगा क्या अमेरिका? कुवैत में 13,500 जवानों की तैनाती है इस वक्त। बहरीन में 9,000 जवान डिप्लॉय किए गए। यूएई में भी 5,000 जवान अमेरिका के मौजूद हैं। जॉर्डन में 3,000 जवान है, शर्त में शामिल है, इन सबको यहां से हटाओ। इराक में भी 2500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। सऊदी अरब में 2300 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट के देश, ईरान के आसपास के देश, जहां सीरिया में देखिए 1000 अमेरिकी जवान हैं, तो यहां से अमेरिका क्या अपने जवान हटाएगा? हरगिज नहीं हटाएगा। तो शर्त का एक ये प्रस्ताव पहले ही खारिज हो जाता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि हॉर्मुज पर टोल लगाएगा, यानी जितने तेल और गैस के जहाज गुजर रहे हैं उससे पैसा लेगा। अब एआई पर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए। एक और ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया पर। You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3. I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3. I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. देखिए जरा, यह हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है, जहां से तेल और गैस के वेसल निकलते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मुज को लेकर भी शर्तें रख दी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मुज पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा और जब तक सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मुज रूट खुला रहेगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल वाटर रूट माना जाता था, यानी दुनिया भर के तेल और सामान वाले जहाज आ जा सकते थे, लेकिन ईरान अब इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मान रहा है, यानी जिस जहाज को वो मंजूरी देगा वही यहां से गुजरेगा। ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा वसूलेगा। दावा है ईरान जहाजों से $20 लाख तक वसूल सकता है। भारतीय करेंसी में यह करीब 16 से 17 करोड़ रुपए होंगे और बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इसका पूरा जिम्मा संभालेगी।
टोल से जो वसूली होगी इसका इस्तेमाल तबाही की भरपाई में होगा। और अगर 2 हफ्ते बाद सीजफायर की अवधि आगे बढ़ती है तो ईरान हॉर्मुज टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसी वजह से दोनों देशों को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। अब सुनिए, सीज़फायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है। तो ईरान फतह और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं। हक की सच की फतह हुई है। ये किसी मुल्क या किसी जात किसी फिरके की नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम में इंसानियत की जीत हुई है। हक जीता है और जो सच झूठ था वो हार गया है। ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। जमाना देखेगा कि कल खैबर में 40वें दिन जब तक मौला अली आए और मौला अली ने आके फतह दिलाई। और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही वेलकम स्टेप है और इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इसको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये न सिर्फ ये कि इन ममालिक के लिए बल्कि पूरे अरब खित्ते के लिए और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा ये जंग बनी हुई थी। सबको मुबारकबाद देते हैं, ईरान जीत गया है और मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के लिए एक गुड न्यूज़ है कि एक दहशतगर्द और एक गुंडा कि जो पूरी दुनिया में आतंक मचाया था, ईरान ने उसके ऊपर लगाम लगाई और सुपर पावर को घुटनों पे लेके आ गया। आज ईरान ने उनकी 10 पॉइंट्स जो थे उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। उसकी बिना पर ईरान ने ये जंग 2 हफ्ते के लिए सीज किया। इसको हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। अब सवाल ये है, सीज फायर पर दुनिया क्या कह रही, खासतौर पर वो नेता जो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे, जो शुरू से चाह रहे थे ये जंग ना हो। उनमें एक आध नाम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो मैक्रो हो, जो इस जंग के खिलाफ थे। मेलोनी को ऐसा माना जाता था अमेरिका के करीबी, लेकिन इस दौर में मेलोनी खुद भी जंग के खिलाफ रही और जिनपिंग भी। पुतिन और जिनपिंग पर तो यह भी आरोप लगे कि रूस और चीन साथ दे रहा था अब तक। देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है ईरान जंग में अमेरिका इजराइल बुरी तरह हारे। हमने तो पहले ही कहा था यह युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन यह साफ नहीं है कि सीजफायर का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन कह रहा है सीजफायर और हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना अच्छा संकेत है। अमेरिका रूस के खिलाफ भी ऐसा कदम उठाए कि वो यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने पर मजबूर हो। चीन का कहना है हम तो शुरू से शांति और सीजफायर ही चाहते रहे। चीन ने भी अपने स्तर पर जंग रुकवाने के प्रयास किए और हम शांति की दिशा में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा सीजफायर से मिडिल ईस्ट और दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। सीजफायर को अब स्थायी समाधान में बदलने की कोशिश हो। फ्रांस का कहना था सीजफायर का ऐलान बहुत अच्छा कदम है, लेकिन लेबनान में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए सीजफायर में लेबनान भी शामिल हो। और आने वाले दिनों में जर्मनी का कहना है आने वाले दिनों में और कूटनीतिक प्रयास किए जाएं और जंग का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। स्पेन कह रहा है कि दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता। सीजफायर के बाद जंग के सभी फ्रंट खत्म होने चाहिए और सभी फ्रंट का मतलब लेबनान भी है। सुनिए जरा दुनिया के नेताओं को क्या कह रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद हम सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहे हैं। सीजफायर समझौते का स्वागत हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक सीजफायर बरकरार रहेगा। इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और बातचीत का माहौल बनेगा। फ्रांस 2018 से ऐसी बातचीत का समर्थन करता रहा है जिसमें ईरान के परमाणु
बैलिस्टिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो। धमकी भरे बयान के बाद दुनिया भर में तनाव था। हम सीज फायर का स्वागत करते हैं। मिलिट्री एक्शन बंद करने का फैसला सही है। हम नहीं चाहते कि ईरान में किसी तरह के हमले हो, वहाँ के पुल प्लांट पर कोई हमला हो। ये एक शानदार खबर है। हम काफी समय से सीज फायर की बात कर रहे थे। हम इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते थे। ईरान में आम लोगों पर हमला अफसोसजनक है। ईरान की जवाबी कार्रवाई का असर भी दुनिया पर दिख रहा है। सबसे पहले चीन इस सीज फायर का स्वागत करता है। हम मध्यस्थता करने वाले देश पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। चीन ने हमेशा मिडिल ईस्ट में सीज फायर की मांग की है। चीन ने भी संघर्ष को खत्म करने में अपने तरफ से कोशिश की। अब सवाल ये है कि जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद बहुत से जख्म छोड़ जाती। ये जख्म इजराइल को भी मिले हैं और ईरान को भी मिले हैं। तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में भी चारों तरफ मलबा नजर आएगा, चाहे वो तेल अवीव की बात हो या किसी दूसरे शहर की बात कीजिए इजराइल की। ये इजराइल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको ईरान की तस्वीर दिखाऊं। ईरान के हालात इससे ज्यादा खराब है। लगातार बमबारी के बाद ईरान में दावा है 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। देखिए जरा, जंग क्या वाकई रुक गई है? पहला सवाल तो यही है। लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी